नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में फैले तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और नवरात्र की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप हमारा एक खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं और आज हम मंथन नागपुर से कुछ आ रही तस्वीरों को देखेंगे और इस पर हम बात करेंगे। तस्वीरें क्या राजनीति के नए संकेत दे रही हैं? क्या संघ और सरकार के रिश्तों में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है, या फिर जो नेताओं की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहानी कह रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा किया बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन वहां की तस्वीरें चर्चा में हैं। मंच पर प्रधानमंत्री और उनके ठीक पीछे संघ प्रमुख मोहन भागवत, लेकिन सम्मान की औपचारिकता निभाते हुए संघ के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश भैया जी जोशी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री और भैया जी जोशी ने आंखें तक नहीं मिलाई। प्रधानमंत्री मंच पर सिर झुकाए दिखे। आखिर यह सिर्फ संयोग था, प्रयोग था, संकेत था या फिर सवाल? पता नहीं। लेकिन सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। खबरें अंदर किए हैं कि संघ चाहता है कि उसकी पसंद का कोई व्यक्ति हो, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संजय जोशी के नाम के आगे संघ बढ़ ही नहीं पा रहा है। और संजय जोशी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गले उतर नहीं रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। अभी तक देश के 50% राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होता है जब 50% राज्यों के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक संघ से मोहर नहीं लग जाएगी या जब तक आपसी सहमति नहीं हो जाएगी, तब तक जानबूझकर राज्यों के चुनाव को रोका गया है। तो क्या इसकी वजह से संघ और बीजेपी में कुछ नाइत्तेफाकी चल रही है? और क्या संघ मोदी शाह की पसंद से इत्तेफाक नहीं रखता? और सबसे बड़ा सवाल कि 2029 में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे या किसी नए चेहरे पर बातचीत की जाएगी? नए अध्यक्ष का संबंध 2029 के नेतृत्व से भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। संकेत बदलने समीकरणों की ओर इशारा करते हैं। नागपुर से दिल्ली तक की राजनीति के हर पहलू पर हमारी नज़र बनी है और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली से लेकर नागपुर तक समीकरण बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है, शारीरिक भाषा भी बदल रही है क्या? तो कुल मिलाकर यही है वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं सुरेश भैया जी जोशी। उस तस्वीर के साथ बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस तस्वीर को जरा क्लोज किया जाए, पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए तो मुझे लगता है कि और समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री ये सम्मान ले रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष संघ के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश भैया जी जोशी, और 2 कदम पीछे या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री से थोड़ा अलग हटके खड़े हुए हैं मोहन भागवत, संघ के प्रमुख नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो ये कुल मिला के ये दृश्य हैं। सुरेश भैया जी जोशी और नरेंद्र मोदी सम्मान लेते और देते वक्त सुरेश भैया जी जोशी तो जरूर नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मोदी और जोशी की आंखें मिली नहीं। मोदी कुछ कहीं और देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, लेकिन और देख रहे हैं। और ये तस्वीर संघ मुख्यालय की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए थे और वहाँ की ये तस्वीर सम्मान लेते और देते वक्त बहुत कुछ कह रही है। संघ ने अपने एक्स हैंडल से इसे पोस्ट भी किया है। तो कुल मिलाकर इसके बाद मोहन भागवत 2 कदम पीछे और सुरेश भैया जी जोशी मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। सुरेश भैया जी जोशी संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं और कभी वो सरसंघ चालक हुआ करते थे, नंबर 2 की हैसियत थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के पावरफुल होने के बाद दत्तात्रेय होसबोले उनकी जगह आ गए। जहां 2 सरसंघ चालक होते थे वहां 5
सर कार्यवाह, माफ़ कीजिएगा, सर संघ चालक तो आरएसएस चीफ ही होते हैं, सर कार्यवाह हुआ करते थे, तो अब 5 सर कार्यवाह हो गए सर संघ चालक मोहन भागवत के बाद। तो कुल मिलाकर आरएसएस में जो प्रभाव था वो जोशी का, ऐसा कहा जाता है कथित तौर पर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी ने उनको किनारे लगा दिया था। सुरेश भैया जी जोशी को, उन्हें हेडगेवार स्मारक समिति का चेयरमैन बनाकर और संघ की कार्यकारिणी का सदस्य बनाकर किनारे कर दिया गया था। दत्तात्रेय होसबोले और 4 अन्य पसंद के लोग वहां बैठाए गए थे। लेकिन एक बार फिर से सुरेश भैया जी जोशी के सक्रिय होने और उनके ताकत में आने के बाद से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक वहाँ नागपुर में रहे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। और प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि वो बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, संघ के वो भी स्वयं सेवक हैं। तो कुल मिलाकर ये बात देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे किन संकेतों, किन संदेशों के आधार पर चलती है, और क्या आरएसएस ने वो संकेत और संदेश दे दिए हैं। क्या ये जो तस्वीर है उससे बहुत सारे संकेत और संदेश मिल जाते हैं। क्या जो नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा वह संघ की पसंद का होगा, या फिर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ही इसे चुनकर भेज देगी। तो आज मंथन में इसी बात पर हम सवाल उठाएंगे। बात जो हो रही है वो विपक्ष ने भी इस पर टिप्पणी की है। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो कह रहे हैं कि मोदी संघ को अपना रिटायरमेंट प्लान देने गए थे। पर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए 2 बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए, मोदी जी जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के बारे में विपक्ष की भी टिप्पणी है कि मोदी रिटायरमेंट प्लान लेकर गए थे। मोदी क्या कमज़ोर हुए हैं 2024 के बाद? संघ क्या इसी मौके का फ़ायदा उठा रहा है, उन्हें दबाव में ले रहा है, या फिर संघ की एक अलग तरीके की रणनीति चलती? बहुत सारे लोग, आज मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था तो अलग अलग तरीके से लोग बातें बता रहे हैं। किसी ने कह दिया कि भाई मोदी जी को पर्ची दे दी गई कि भाई उनके बाद ये प्रधानमंत्री, ये प्रधान, 3 नाम दे दिए गए। कोई कह रहा अध्यक्ष के लिए उन्हें 2 नाम दे दिए गए। पता नहीं, ये तो खैर संघ, मोदी जी और संगठन ही जाने। लेकिन जो चर्चाएं होती हैं वो राजनीतिक आधार पर होती हैं, और राजनीतिक चर्चाएं जो होती हैं कयासों, संभावनाओं, उम्मीदों के आधार पर ही लगाई जाती। तो इनका कोई अगर दस्तावेजी प्रमाण आप कहेंगे तो मुश्किल मिल पाता है। तो इन चर्चाएं इसी आधार पर पॉलिटिकल खबरें लिखी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और इसी तरह खबरें जनरेट भी की जाती हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय जाते हैं और आज सुरेश भैया जी जोशी औरंगजेब के मसले पर अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि ये मुद्दा बेवजह उठाया गया है। औरंगजेब जब भारत में मरा है तो कब्र उसकी यहीं बनेगी। अब कौन लोग औरंगजेब की कब्र पर जाना जाते, कौन नहीं जाते, ये उनका अपना सोचना है। जो लोग जाना चाहें वो जाएं। फिर वो कहते हैं कि शिवाजी ने भी अपने मुस्लिम सेनापति की कब्र खुद बनवाई थी। शिवाजी हमारे आदर्श हैं। और ये भी वो कहते हैं, वो कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते सुरेश भैया जी जोशी। वो कहते हैं कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया। अब तूल कौन दे रहा है? उनकी भारतीय जनता पार्टी। तूल कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे मंत्री। कौन तूल दे रहा है? तो क्या सुरेश भैया जी जोशी इसी बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के लोग कह देंगे कि भैया जी का ये अपना निजी बयान है? निजी बयान तो मैं मान नहीं सकता। बीजेपी कब्र को लेकर कल राज ठाकरे का बयान है। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है।
एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है। भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। भैया जी जोशी कह रहे हैं कि भारत की परंपरा है, समावेशी परंपरा है, कि शिवाजी महाराज ने अब्दुल खान की कब्र खुद बनवाई थी, तो यहाँ तो समावेशी परंपरा है। हम कहाँ ये सब चक्करों में पड़ते रहे हैं? शिवाजी खुद नहीं पड़े हैं, जो हमारे आदर्श हैं, तो हम इन सब चक्करों में कहाँ पड़े हैं? औरंगजेब की कब्र कहाँ बने, उखाड़ दो, फेंक दो, इससे क्या मतलब? तो इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी का पूरा हल्ला गुल्ला था उसको खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ इससे सहमत नहीं है। नागपुर मुख्यालय जाने के बाद ये पहली प्रतिक्रिया के रूप में भैया जी जोशी का बयान माना जा रहा है। तो संघ आक्रामक है, ये बयान बता रहा है। लेकिन एक बयान और चर्चा में है। फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती, जिनका संघ से कभी 36 कभी आंकड़ा हुआ, कभी संघ की बहुत प्रिय भी रही और संघ के विरोध की वजह से मुख्यमंत्री पद से भी हटी, वो आजकल नेहरू की तारीफें कर रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी आवाज उठ रही है? मैं आज एक बात जरूर कहूंगी कि पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन नहीं बड़ी बात, मतलब लंबी सी बात है। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो, उसमें नेहरू का विकास मतलब नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। वो कहते थे कि उद्योग महारानी है और खेती उसकी सेवा करने वाली नौकरानी। महात्मा गांधी कहते थे कि कृषि ही यहाँ का मुख्य। महारानी और नौकरानी, और उमा भारती को नेहरू और गांधी ही क्यों मिले? इसके पीछे क्या रणनीति है? उमा भारती को अगर प्रतीकों के स्वरूप इस्तेमाल करना था तो हेडगेवार को कर सकती थी, गोलवरकर को कर सकती थी, किसी को कर सकती थी, दीनदयाल उपाध्याय जी को कर सकती थी। लेकिन नेहरू गांधी का मॉडल वो कह रहे हैं कि सरकार लागू करे। कैसे? भले ही अंदर गुपचुप तरीके से वो कर लें, लेकिन एलानिया तो कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि नेहरू और गांधी तो, मुझे लगता है गांधी को तो ऊपर से रंगे पुते विचार जो रंगे पुते हैं उसमें चल भी रहे हैं, लेकिन नेहरू तो कतई बर्दाश्त ही नहीं है। तो ये क्या बीजेपी के अंदर से किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, ये भी देखने वाली बात हुई। लेकिन हमारे साथ फिलहाल मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत मनीष। अजय शुक्ला, इस देश के जाने माने पत्रकार संपादक, हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र प्रताप सिंह, संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय कुमार यादव, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। शुरुआत मुझे लगता है कि आज मुझे अजय शुक्ल से करनी चाहिए। अजय शुक्ला जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि प्रधानमंत्री 10 वर्षों के बाद संघ के मुख्यालय गए। अब इसमें बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई इसमें क्या सवाल है, जब मन होगा तब जाएंगे, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो संघ मुख्यालय गए, उन्हें सम्मानित किया गया। हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष सुरेश भैया जी जोशी ने उन्हें सम्मानित किया। और जो आरएसएस ने एक फ़ोटो पोस्ट की है, वो फ़ोटो बहुत सारी कहानी कह रही है। सुरेश भैया जी जोशी और नरेंद्र मोदी के जो समीकरण थे वो पहले से ही आपको पता है, सबको पता है कैसे हैं, और इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। संजय जोशी के भी समीकरण अजीब से हैं। लेकिन क्या संघ, सरकार और संगठन, क्या इनके समीकरणों में हम लोग कोई बदलाव देखने जा रहे हैं? क्या उसी बदलाव के क्रम में इस यात्रा को देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, इस दिशा में कुछ समझा जा सकता है, या फिर यूं ही ये रूटीन दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? अजय जी। देखिए दुर्गेश जी, रूटीन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि रूटीन होता तो जब प्रधानमंत्री वो नहीं बने थे और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित किए गए, तब वो गए थे आरएसएस मुख्यालय, और उसके बाद में अब जा रहे हैं। तो
क्या ऐसी वजह हुई कि इतने सालों में उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा, मत्था टेकना उचित नहीं समझा, फूल चढ़ाना उचित नहीं समझा? और इस दौरान तमाम बार वो नागपुर गए हैं और नागपुर में रैलियों से लेके सब कुछ संबोधित किया है। अब वो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विशेष बात होगी। चूंकि मैं संघ का यह नहीं जान रहा हूं कि वो क्यों और क्या कर रहा है, लेकिन जितनी बातें सबसे समझ रहा हूं उससे लग रहा है कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, क्योंकि संघ में जिस तरह की स्थिति है वो अनायास नहीं है। ये एक एक शब्द का मायने बहुत खोज करके रखते हैं, क्योंकि असल में वैचारिक तौर पर आपको पंगु बनाते हैं। तो इसलिए यह समझ लीजिए, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही है। उनका एक पत्र है, आप एक किताब है सरदार पटेल की जिसका नाम है वो मतलब उनके जो पीएस थे बी शंकर, उन्होंने वो किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है, इसकी ये किताब है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है उस पत्र का जिसमें उन्होंने कहा है कि असल में आरएसएस इस तरह से करके और वैचारिक तौर पर पंगु बना देती है। तो आप यह समझ लीजिए वो इस तरह से माहौल बना देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर खेल क्या चल रहा है, और खेल हो जाता है। तो निश्चित रूप से खेल होना है। आप याद करिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो ये कह रहे थे कि 75 साल रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। शायद हमें आपको दोनों लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि 75 साल मई में हो रहे हैं जी। और 75 साल के बाद में क्या होगा ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ऐसे तो नहीं आ गया हो। और यदि आया है, हालांकि ये सब पर लागू नहीं हुआ है, जहां जहां अपना लाभ दिखाई दिया वहां 80 साल भी चला है, 82 साल भी चला है। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ी है और जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए तमाम जगह, जैसे महाराष्ट्र में ही 70 लाख वोटर बढ़ाए गए, जितने वहां वयस्क लोग नहीं है उससे ज्यादा वोटर हो जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए जब यह सब होता है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है आरएसएस को पता है कहीं ना कहीं खेल बिगड़ा हुआ था, किसी तरह से मैनेज करके इज्जत तो बचा ली गई है, आगे बची रहे इसके लिए क्या किया जाए। और यह मंत्रणा शायद इसी को लेके थी, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक बात और है। यह भी सत्य है जो संघ चाहता है वही भाजपा में होता है। जी ठीक बात है। विजय कुमार यादव वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र को समझते हैं, संघ संगठन को समझते हैं। विजय यादव, जो कुछ बहुत सारी चीज़ें अजय जी ने जो कुछ वो भांप सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे दिल्ली में बैठकर, उन्होंने कहने की कोशिश की। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लकड़ी फंस गई है, संघ ने कह दिया अध्यक्ष मेरा या प्रधानमंत्री मेरा। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता संघ इस तरह की बातें करता होगा, क्योंकि संघ का एक अपना मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो हमने देखी इसमें सब कुछ सहज नहीं है। अगर कोई 10 साल बाद अपने माँ के घर जाता है यानी मदर संगठन में, और तो वहाँ पर इस तरीके से तस्वीरें नहीं होती। वहाँ तो बहुत आह्लाद होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। विजय यादव जी, सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली से नागपुर तक का जो आपके शीर्षक जैसा मंथन है, वो मंथन अब शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बहुत पहले लोकसभा चुनाव के पहले याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा था कि हम अब इतने सक्षम हो गए हैं तो संघ की हमको जरूरत नहीं है। और चुनाव के बाद 240 पर सिमट गए थे क्योंकि संघ काम करना बंद कर दिया था। जी, मैं खुद एक संघ का स्वयंसेवक हूं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोगों ने भी काम नहीं किया क्योंकि हमको ऊपर से आदेश नहीं था, इसे सब लोग घर में बैठ गए थे। तो रही बात ये जो
शुक्ला जी ने कहा कि 75 साल का फार्मूला, ये भी सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 साल बाद संजय जोशी का नाम आ रहा है, 17 साल बाद। अच्छा विजय यादव, ये सीरियस है कि केवल हल्ला पानी है, हवाबाजी, थोड़े थोड़े दिन में पोस्टर लग जाते हैं, हवा बन जाती? इस बार सीरियस है कि पिछले बार की तरह लखनऊ पोस्टर लग गए, दिल्ली पोस्टर लग गए और फिर अंत में ठंडे पड़ गए जोशी जी? नहीं नहीं, अब की बार तो ठंडे नहीं पड़ेंगे जोशी जी, इसमें कोई गुरेज नहीं। अब की बार जोशी जी ठंडे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 17 साल बाद जो हलचल हुई है दोनों लोगों के बीच में, आपको याद होगा 89 और 90 में गुजरात के दोनों लोग संगठन महामंत्री हुआ करते थे जी। और जब चुनाव हुआ जब सीएम बनने का बात हुई तो वरिष्ठ नेता केशव भाई पटेल को बना दिया गया जी। वहां पर भी इन लोग आपस में वो हुआ। दूसरी बात, जब वो संजय जोशी मोदी जी पर भारी पड़ने लग गए थे तो 2005 में एक सीडी प्रकरण हुआ। 2005 में सीडी प्रकरण हुआ जिसमें एक महिला के साथ उनको आपत्तिजनक हालत में सीडी दिखाई गई थी और उसके वजह से संजय जोशी को बीजेपी से निकाल दिया गया था। जी जी। एक पिछला जो कार्यक्रम है, जो पिछली जो सारी बातें हैं उसमें लेकर के आज की जो बीजेपी है, जो 2014 और 2019 को जो बीजेपी थी, मोदी जी अपने दम पर सब कुछ करके लेके जा रहे थे, 240 पर सिमट गए हैं, तो संघ ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि आगे क्या किया जाए। ये सब लोगों का एक तरह से अच्छा ये मंथन चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं महेंद्र प्रताप की तरफ रुख करूंगा, संघ विचारक हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, संघ जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत धीर गंभीर संगठन है और प्रधानमंत्री ने कहा ना कि एक अमृत रूपी वट वृक्ष है संघ, तो नो डाउट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अमृत है, अमृत तो है, क्योंकि संघ समाज के लिए काम करता है, समय समय पर जो दिशा निर्देश देने होते हैं सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को देता रहता है। लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, खैर जो सम्मान उनको मिला, जो वो मिला, वो खुद आह्लादित हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो संघ ने तस्वीर पोस्ट की, वो तस्वीर आप लोगों ने भी देखी होगी, चूँकि आप तो संघ से सीधे जुड़े हुए हैं। वो तस्वीर में बहुत कुछ नहीं दिख रहा, उसमें बहुत चीज़ें चिंताजनक दिख रही हैं। अब हो सकता है कि मैंने ऐसा चश्मा लगा रखा हो जो मुझे चिंताएं दिख रही हों। आप जरा अपने नेत्र खोलिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या नागपुर से लेकर दिल्ली तक अब बहुत सारी एक बीजेपी के लोग ये भी हवा उड़ा रहे हैं। आपने पिछली बार इसी चर्चा में कहा था कि संघ का कोई मुख्यालय बदलने वाला नहीं, नागपुर ही रहेगा, लेकिन ये हवा है। क्योंकि आज फिर 2-4 लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आज बड़ा संघ पे डिबेट है, तो उन्होंने कहा अब तो मोदी जी मुख्यालय दिल्ली ले आए। मैंने कहा यार मोदी जी के बस का है क्या, मुख्यालय ले आएंगे झंडे वालान में? तो इस तरीके का भी नैरेटिव कुछ चल रहा है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो जरा दर्शकों को हमारे कुछ ज्ञानवर्धन करिए उनका। महेंद्र प्रताप। नमस्कार दुर्गेन जी। नमस्कार जी। देखिए, आपकी जो चिंता है वो जायज है और आपका जो ये डिबेट है ये भी जायज है। इसलिए जायज है कि संघ ने चाहा है इसीलिए मोदी जी नागपुर आए जी। संघ ने बुलाया है इसीलिए मोदी जी नागपुर आए। मोदी जी अपनी इच्छा से नहीं आए, ये बात तो बिल्कुल सही है जी, और इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी देखिए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई बेंगलोर में 3 दिन की जी। उसमें स्वयं नड्डा जी थे, दोनों संगठन मंत्री थे भाजपा के। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात जो संघ मैसेज के तौर पे प्रधानमंत्री को देना चाहता है, क्योंकि संघ का ये जन्म शताब्दी वर्ष है जी। अब इस विजयादशमी से अभी आदरणीय अजय शुक्ला जी ने कहा कि मई में नहीं, मोदी जी 17 सितंबर को 75 के होंगे, अभी नहीं होंगे, मई में नहीं होंगे, सितंबर में होंगे। तो अक्टूबर से संघ का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होगा, तो साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलने वाले। तो उन कार्यक्रमों में सरकार में होने के कारण, सरकार के मुखिया होने के कारण मोदी जी की भी भूमिका रहने वाली है जी। और बीजेपी की भूमिका तो है ही, क्योंकि बीजेपी के 2
3 लोग वहां पे थे बैठक में। तो कुल मिला के संघ ने मोदी जी को बुलाया, संघ ने मोदी जी से जो बात करनी होगी वो संघ के नेतृत्व ने की है। जहां तक बात है भैया जी जोशी की, भैया जी जोशी जब तक सर कार्यवाह थे तो वो निर्णय की भूमिका में थे। आज वो डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के प्रमुख हैं, तो वो कल साथ में थे, माननीय सुरेश सोनी जी भी साथ में थे, अतुल लिमय जी भी साथ में थे। तो देखिए संघ का और भाजपा का, माननीय नितिन गडकरी जी साथ में थे, देवेंद्र फडणवीस जी साथ में थे। तो ऐसी कोई छुपा छाई जैसा कोई खेल नहीं है जैसा आप लोग चिंता कर रहे हैं, वैसी चिंताजनक कोई बात नहीं है। और मैं तो एक बात और बोलता हूं, जो यादव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, कि आप बताइए सृष्टि का नियम है परिवर्तन, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? और अगर 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 बदलाव करना होगा तो बदलाव होगा। कोई जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में या संघ में ऐसा कोई टकराव नहीं है, बहुत सहजता से हो जाता है बड़ा बड़े परिवर्तन। जिस दिन मोदी जी को गोवा में नेता बनाया था कि इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ेगा या भाजपा के नेता होंगे, तब भी कोई विवाद नहीं था। और जिस दिन उनको जाना होगा उस दिन भी मेरे को लगता नहीं कोई विवाद होगा। बहुत सहज प्रक्रिया, संघ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन। एक मैं आपको बताऊं, एक पेंसिल भी नहीं चलती, एक पेन भी नहीं चलता, केवल ऐसी सूचना दी जाती है कि आज से ये व्यवस्था का निर्धारण ये करेंगे और वो व्यक्ति उसको मानता है। क्योंकि हम लोग तो व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं, तो मेरा ये कहना कि इतनी सारी चिंता करना, हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखना, सीटों की घटा बढ़ी, संजय जोशी जी प्रचारक रहे हैं, संजय जोशी जी स्वयंसेवक हैं, अगर उनकी कोई अच्छी भूमिका तय होती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? नहीं, तय हो रही कि नहीं हो रही है ये भी। दूसरी बात मेरा कहना है, राजनीति की एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि राजनीति जो है वो षड्यंत्रों का घर है। राजनीति में भले आदमी के खिलाफ ही षड्यंत्र होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं बहुत जवाबदारी से बात बोल रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी में संघ से आए जो सीधे संघ वर्किंग के लोग होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से पचाया जाता है। उनको पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो अभी कहा गया ना कि नड्डा जी ने कहा कि भैया भाजपा बहुत बड़ी हो गई है और भाजपा का बड़ा नेटवर्क हो गया, इसके भाजपा को संघ के प्रत्यक्ष लोगों की अब आवश्यकता नहीं चुनाव के लिए। तो देखिए उसका जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है, इस बात को हमको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा कि भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो संघ से, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, एक बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सब लोग स्वयंसेवक तो है नहीं भाजपा में। भाजपा में तो लोग अन्य पार्टियों से भी आते हैं, सदस्यता लेते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, संगठन में भी पदाधिकारी हो जाते हैं। तो भाजपा या कोई भी राजनीतिक संगठन जो होता है उसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और षड्यंत्र किसी भले आदमी के साथ भी हो सकता है, लेकिन माननीय संजय जोशी जैसे भले लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब इस बात को मान लिया जाए। देखिए दुर्गेन जी, षड्यंत्र का शिकार कोई भी हो सकता है। षड्यंत्र का शिकार जब आप लगातार किसी के खिलाफ, आप बताइए आतंकवादी घटनाओं में नेता मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जिसको प्रयास करना है उसको 100 बार प्रयास करके केवल एक बार सफल होना है, और जिसको बचना उसको हमेशा बचना है। तो सफलता का तो एक ही वो है ना, सफलता तो कभी भी उसको मिल सकती है। अच्छा, महेंद्र जी ये बताइए, आप कहते हैं कि जो संघ के लोग आते हैं बीजेपी में कभी षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं या अक्सर उनको मुश्किलें आती हैं, उनको घेरा जाता है, फंसाया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जब संघ का शीर्ष स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और एक तरीके से पार्टी और सरकार दोनों की कमान उनके हाथ में है, ऐसी स्थितियों में भी क्या ऐसी स्थितियां हैं कि संघ के स्वयंसेवक जो काम करने आते हैं उनका उत्पीड़न होता है बीजेपी में? कि मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि संघ एक ऐसा संगठन है जिसने भारतीय जनता पार्टी में अपने कुछ लोगों को भेजा है, खासकर विशेषकर संगठन मंत्री के तौर पे। और कुछ स्वयंसेवक ऐसे हैं जो अपनी इच्छा भी व्यक्त करते हैं कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब स्थानीय स्तर पे जो लीडरशिप होती है, कई बार वो संघ से आए लोगों से भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं हो कि हमारी 25 साल की मेहनत पे इनके 2 साल भारी पड़ जाए, या जो इनका बैकअप है वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाए।
तो इस तरह के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। मैं राजनीति में इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि राजनीति जो है वो काजल की कोठरी है। राजनीति में अगर आपको रहना है तो अपने आप को बचा के ही रहना पड़ेगा। जहां तक मोदी जी की नागपुर की यात्रा का है, तो मोदी जी अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, ये बात मैं गारंटी से बोलता हूं। मोदी जी को बुलावा आया होगा, इसलिए मोदी जी ने कार्यक्रम बनाया होगा और इसीलिए मोदी जी गए। और संघ नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री उनकी ड्यूटी पे आए, या बार बार आए या हमेशा आए। जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है, अगर परिवर्तन भी करना होगा तो होगा। अगर संघ परिवर्तन चाह रहा है और संघ, मोदी जी को मालूम है कि मोदी जी के जीवन में संघ की क्या भूमिका, तो संघ अगर उनसे बोलेगा कि आज परिवर्तन की स्थिति है तो उनको स्वीकार करना है, बात खत्म। इससे जाकर कुछ होगा ही नहीं। ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात महेंद्र प्रताप सिंह ने कही है कि भाई संघ तो एकदम स्पष्ट है, साफ तौर पर सारी चीज़ें हैं और वो संघ जो चाहता है वो होता है, वो कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मोदी जी को भी वो कहेगा कि भाई ये परिवर्तन हम चाहते हैं, हम अध्यक्ष संघ का कोई व्यक्ति, कोई पुराना स्वयंसेवक बने जो संगठन को आगे ले जाए, संगठन को आगे बढ़ाए, बीजेपी को संघ ऐसा चाहता तो करना पड़ेगा। अगर वो कहा कि भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करो, तो बतौर महेंद्र प्रताप खाली करनी पड़ेगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मंथन में इसी बात को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए। ब्रेक से पहले भी संघ के विचारक महेंद्र प्रताप सिंह ने साफ कर दिया कि संघ ने मोदी को बुलाया होगा, मोदी अपने मन से नहीं गए हैं, उन्हें बुलाया गया होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शताब्दी वर्ष है, उसकी तैयारियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही महेंद्र प्रताप ने कि संघ पृष्ठभूमि के जो लोग बीजेपी में आते हैं उनके साथ षड्यंत्र होते हैं। संजय भैया जी जोशी का जो मसला है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संघ अड़ा हुआ है, उस पर भी संघ कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर चुका है, या संघ के नेताओं या उनके प्रचारकों से, विचारकों से बात करने में साफ तौर पर ये आ जाता है। सीधे रुख खेमचंद शर्मा का। खेमचंद शर्मा जी, अभी प्रधानमंत्री जी संघ के मुख्यालय गए थे, आज ही सुरेश भैया जी जोशी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कभी सरकार्यवाह हुआ करते थे, वो उन्होंने एक बयान दिया है अभी तत्कालिक तौर पर। उन्होंने कहा कि भाई औरंगजेब भारत में मरा, कब्र भारत में नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी, और जिसे उसकी कब्र में जाना है वो जाए, क्या लेना देना इसका। और जो हमारे आदर्श हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी अपने सेनापति अब्दुल खान की कब्र खुद बनवाई थी। तो हम तो समावेशी राजनीति, समावेशी समाज की बात करते हैं, इस मुद्दे को नाहक तूल दिया गया। एक तो इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है आधिकारिक, इस पर मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और दूसरा कि संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर बार बार बातें होती हैं। उमा भारती ने एक नेहरू का मॉडल प्रस्तुत कर दिया कि भाई अगर हमारी विकास की जो नीति है वो नेहरू और गांधी के मॉडल पर होनी चाहिए। कि क्या कौन कौन सी बातें क्या क्या लोग कर रहे हैं बीजेपी में। खेमचंद शर्मा। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद है, ईद की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ सभी साथियों ने अपनी बात रखी। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति का स्वरूप होता है कि एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना होती है और वो कंपटीशन थोड़ा किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन से आने वाले लोगों के खिलाफ ही ऐसा होता है। ये राजनीति का नेचर है। भारतीय जनता पार्टी में एक कंपटीशन, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन हमेशा रहता है, क्योंकि ये बहती हुई गंगा है और यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। जो काम करता है वो इवॉल्व होके आता है, जो इवॉल्व होके आता है उसको आगे जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ कोई फिक्स किसी की बापोती नहीं है कि भाई वही मंत्री बनेगा, वही अध्यक्ष बनेगा, वही पदाधिकारी बनेगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत बदलाव चलता रहता है। अभी भी हमारा संगठन पर्व चल रहा है, पूरे देश में इस समय बदलाव की लहर है। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, समिति के चुनाव हो रहे हैं, मंडल के चुनाव हो रहे हैं, फिर उसके बाद जिले की घोषणाएं हो रही हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी कई जगह बन चुके हैं, कई जगह बनेंगे। तो ये बदलाव हमारे संगठन का एक पार्ट है। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नागपुर गए क्योंकि उनको इन्वाइट किया गया, और इन्वाइट भी बड़े प्रमुख प्रोग्राम के लिए किया गया। आप कहते हैं कि 10 साल बाद क्यों गए। अब ये संघ का शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष पूरा हो रहा है और पूरे देश के लिए और ऐसे करोड़ों स्वयं सेवकों के लिए एक बड़ी बात है।
और सब आने वाली जनरेशन के लिए भी कि भाई संघ ने 100 वर्ष में क्या किया, देश के लिए क्या दिया है। इसके तहत पूरे देश में कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उनमें सभी स्वयंसेवकों की भूमिका रहने वाली है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी स्वयंसेवक हैं, तो उनकी भी कोई भूमिका संगठन ने तय की होगी और उसके तहत वो गए हैं। अब ये बात आती है कि भाई औरंगजेब की कब्र वाली बात। देखिए, मैं संघ के पदाधिकारी के जो वक्तव्य है उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने, वो वरिष्ठ हैं और उन्होंने सोच समझ के बात रखी है। दो बात थी, एक औरंगजेब की कब्र उसको हटाना, दूसरा था कि औरंगजेब का मेवामंडन करना। और औरंगजेब का मेवामंडन करते हुए जो भारत के हीरो हों, चाहे महाराज शिवाजी हों, पृथ्वीराज चौहान हों, राणा सांगा हों, उनको बेइज्जत कर, उन पे टीका टिप्पणी करना। देखिए, जो भारत के जो हीरो हैं, हमारे हीरो, रियल हीरो, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सनातन के लिए लड़ाई लड़ी, अगर आप उनको डिफेम करेंगे तो इसको कोई सही नहीं मानेगा। और आपने देखा होगा कि संघ ने जब वक्तव्य दिया बेंगलोर की मीटिंग के बाद, तो ये सारी चीजें भी उसमें साफ साफ दिखाई गई, साफ साफ उस वक्तव्य में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी उसमें शामिल थी। मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्वस्थ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग उनसे खुश हैं, संगठन में भी, और जो सहयोगी संगठन है जो मार्गदर्शक के नाते भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करते हैं, उन सभी में कहीं भी अभी ऐसी कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जगह कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन संगठन हमेशा सोचता रहता है, और संगठन में अगर कोई सोचेगा और करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, स्मूथली ट्रांजिशन इसलिए होता है क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद नारा दिया, खुद उन्होंने बोला है कि मैं चौकीदार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। जब मालिक की भावना ही नहीं है, जब ट्रस्टी की भावना है, सेवक की भावना है, चौकीदार की भावना है, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है तो वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कुछ और बोलेगा तो और देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा है उन पे। और आप तो देखेंगे कि अमेरिका में उनसे लगभग 10 साल बड़े प्रेसिडेंट हैं, दूसरी जगह भी। अमेरिका में देख के भूमिका यहाँ भी बना लोगे कि अमेरिका में अगर 85 साल का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है तो यहाँ भी 75 वाले मामले को बढ़ा के 85 कर दो। अरे शर्मा जी, मोदी जी ने कहा था, अब इसका वो पालन करते कि नहीं करते ये उनकी अंतरात्मा जाने। हम लोग को क्या है भाई, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने काम करते रहे, स्वस्थ रहे, हमें क्या दिक्कत है उसमें। भाई, मेरे को याद नहीं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कभी ऑफिशियल कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। अगर किसी को याद हो तो बताएं, ऐसी कोई स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात नहीं। वो मैं कह रहा हूँ 90 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसी तरह देश की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि चुनाव हो रहे हैं, 50% राज्यों के चुनाव आप अभी करा नहीं पाए, अभी आधे से ज़्यादा राज्यों के अध्यक्ष अभी आ नहीं पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लटका हुआ है इतने दिनों से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जरूर संघ और संगठन दोनों में जो खबरें आ रही हैं वो आपको ही पता है। आप स्क्रीन पर तो खैर जो आप कहेंगे वो आधिकारिक बयान है, लेकिन अंदर आपको ही पता है कि क्या कुछ चल रहा है। तो क्या संजय जोशी को लेकर कोई विचार चल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कहीं कोई इस तरह की चीज हो रही है? मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि कितना बड़ा वॉल्यूम है जो संगठन का चुनाव चल रहा है। 14,000 से ज्यादा समितियां दिल्ली जैसे छोटे राज्य में। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी समितियां होंगी, बिहार में कितनी समितियां होंगी, अन्य राज्यों में कितनी समितियां होंगी। तो समिति स्तर से लेके मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव चल रहा है। सभी हमारे एक्टिव मेंबर को इसमें शामिल किया जा रहा है, राय ली जा रही है, चर्चा परिचर्चा चल रही है। तो इतना बड़ा आयोजन है, महाआयोजन, जिस तरीके से जनरल इलेक्शन हुआ था उसी तरीके का बड़े स्तर का काम आज भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के रूप में हो रहा है। ठीक है। हालांकि मीडिया सिर्फ देखता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला या नहीं बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला नहीं, मीडिया लोकल चुनाव भी कवर करता है भाई। मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी खूब कवर होता है मीडिया में, ऐसा थोड़ी है। अब हर बात मीडिया के मुंह में थोड़ी डाल के शर्मा जी कह सकते हैं कि बिल्कुल कड़वा कड़वा गप, थू मीठा मीठा गप, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सारी चीजें होती हैं, मीडिया देखता है, सब कुछ देखता है मीडिया। रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 14,000 समितियां, उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव हो गए अध्यक्ष को छोड़कर,
है ना। उत्तर प्रदेश में 70 जिले घोषित हो चुके हैं, जो संगठन की दृष्टि से 98 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 70 घोषित हो चुके हैं। तो चुनाव तो लगभग हो ही गए हैं। अब प्रदेश अध्यक्षों को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कसमकस चल रही है। हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ही बनेंगे जो जिले रह। चलिए खैर, ये डिबेट चुनाव को लेकर नहीं है, ये डिबेट चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन चुनाव भी इस चर्चा का एक अंग है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं मनीष आपकी तरफ रुख कर रहा हूं कि ये जो समीकरणों की बात बार बार आ रही, जैसे विपक्ष संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी अपना रिटायरमेंट प्लान देने गए थे, पता नहीं राउत साहब को कहाँ से सपना आ गया कि वो अचानक मोदी का रिटायरमेंट प्लान का वो ड्राफ्ट नोट पढ़ लिया उन्होंने। इसी तरीके से उमा भारती करेंगे, अरे भाई ये तो नेहरू और गांधी की नीतियों पे विकास होना चाहिए। ये आए बाएं साएं चल क्या रहा है? कुछ भाजपा के लोग आए बाएं साएं कर रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी गए, अभी संघ के ऑथेंटिक रूप से जो महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस बात को कहा। और वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार यादव हैं हमारे साथ में, वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में इस बात को की स्वीकारोक्ति की कि हाँ मैं स्वयंसेवक हूँ और पिछले चुनाव में हम लोग बैठ गए थे, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं कि कहाँ क्या है, कौन उठा कौन बैठा, क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी, जो आप बार बार हर डिबेट में कहते हैं 240 तो विजय यादव ने बता ही दिया 240 का क्या कारण है। लेकिन अब नए समीकरण क्या हैं दिल्ली से, अगर आप क्या देख पा रहे हैं मनीष? नहीं, एक तो हम लोगों को ये समझना चाहिए दुर्गेन जी कि देखिए पॉलिटिक्स देखिए है तो पावर गेम, इसमें तो पावर के इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स चलती है जी। और अभी क्या हुआ है कि 2024 के बाद जो पावर गेम है वो थोड़ी बदली है, शक्ति संतुलन में बदलाव आया है जी। और जो 2024 से पहले 2014 से लेकर 2024 तक जो शक्ति संतुलन मोदी जी के पक्ष में झुका हुआ था, 24 के बाद उसमें बड़ा बदलाव है। और इसको इस रूप में ही देखिए, बहुत इसको मीठे मीठे ढंग से संघ ने बुलाया, वो गए, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बहुत ऊपरी किस्म की बातें हैं। बात यह है कि जब अभी चुनाव के दौर में भी आपने देखा होगा, जो एक साथी बोल रहे थे कि नड्डा साहब किस भाषा में बात कर रहे थे संघ को लेकर के, और वही तक बात नहीं है। अभी 24 के बाद संघ प्रमुख ने बोला कि राजा को अहंकारी नहीं होना चाहिए, या संघ प्रमुख ने मणिपुर का नाम लिया कि वो जल रहा है और वहां कोई अशांति के साथ विकास कैसे संभव है, अपनी ही उस सरकार को लेकर के। फिर आपने देखा होगा कि इंद्रेश कुमार ने बोला कि जो है राम भक्त तो है मोदी, लेकिन जो है अहंकारी हो गए, इसलिए 240 पे आ गए। इस भाषा में उन्होंने बोला। इस बात को, इस सच्चाई को भी हम लोगों को समझना चाहिए। फिर आप देखिए तो ऑर्गेनाइजर उनकी मैगजीन है, उसको वो तथ्यात्मक बात है, उसने महाराष्ट्र के उस पर उन्होंने बोला, ऑर्गेनाइजर में लिखा है, मोदी को बोला है बार बार कि वहां शिवसेना और भाजपा गठबंधन तोड़ने की क्या जरूरत थी, जब आप जीत ही रहे थे, तो वहां इतना तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी, वहां आपको इस तरह की अनैतिक राजनीति की क्या जरूरत थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले 10 सालों में आप संघ की ये भाषा नहीं सुने होंगे, और लगातार 2024 के चुनाव के बाद संघ का ऑर्गेनाइजर ने यहां तक बोला है, जो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हमको निर्देश नहीं आया ऊपर से, ऑर्गेनाइजर ने यह भी बोला है, लिखा है कि अपने वैचारिक नेताओं से, स्थानीय नेताओं, भाजपा के जो नेता थे चुनाव के दौर में, अपने वैचारिक संगठनों से संपर्क तक नहीं साधा, उसको पूछा तक नहीं। ये वो ऑर्गेनाइजर में लिखित है। अगर आप इसको देखना चाहे तो मैं बहुत तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं। तो ये जो प्रहार है संघ की तरफ से मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी की तरफ से जबरदस्त चुप्पी है। न उनका कोई सिपह सलार बोल रहा है, न उनके गृह मंत्री बोल रहे हैं, न उनके भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष बोल रहे हैं, और लगातार संघ की तरफ से इस तरह की बयानबाजी आ रही। अब इस तरह की बयानबाजी तो उधर ट्रंप साहब केवल कर पा रहे हैं, लगातार अनाप शनाप बोले जा रहे हैं मोदी जी को, और मोदी जी न बोल रहे हैं, न जयशंकर साहब बोल रहे हैं, न जो है आपके उनके वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तलखी आप देखेंगे कि ये संतुलन गया है आरएसएस की तरफ। मोदी साहब कमजोर हुए हैं, इसीलिए आप देखिएगा कि अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव कभी आपने 14 से 19 के बीच में, 19 तक आप अध्यक्ष का जो चुनाव होता था, ये आप कभी सुने इतनी बहस अध्यक्ष के चुनाव पे? कभी इतना चर्चा हुआ कि गए नागपुर, गए सलाह लेने, गए जो है आरएसएस से बैठ के बात कर रहे हैं। 10 साल में तो डायरेक्ट कभी भागवत साहब के साथ मोदी जी कहीं अकेले में बैठे ही नहीं, कोई सार्वजनिक मीटिंग ही नहीं हुई 10 सालों में। आप 12 सालों के बाद जा रहे हैं। तो ये अध्यक्ष का चुनाव क्यों अटका हुआ है? ये जो संतुलन बदला है, आरएसएस नए अध्यक्ष पे अपना छाप चाहता है, मोदी जी अपना छाप चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? इसलिए कि जो अध्यक्ष आएगा वही वहां से तय होगा कि 2029 में कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा बीजेपी में। इसके साथ ये गुत्थी भी उलझी हुई है।
अध्यक्ष का चुनाव 2029 के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के सवाल से भी उलझा हुआ है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो अब ये जो आप कह रहे हैं ये भाई साहब की 50% लोग अभी 50% उनका नियम है कि 50% जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक वो वोट नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि वो कभी आपने सुना इतनी बड़ी पार्टी है, कभी लोकल चुनाव को लेकर के इतनी चर्चा सुना आपने? ये सचेत ढंग से वो चुनाव अभी नहीं होने दे रहे हैं ताकि लॉजिक क्या देंगे, यही एक तर्क उनके पास बचा है। वो सचेत ढंग से भाजपा कर रही है, वो चुनाव जब चाहेगी तुरंत संपन्न कर लेगी, उसके पास इतनी ताकत है। वो एक तर्क देने के लिए उसको रोका जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि ये कह लीजिए कि एक टकराव है और शक्ति संतुलन में बदलाव है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पहले नड्डा जी को भेजना पड़ा नागपुर, जो नड्डा जी संघ की जरूरत ही नहीं समझ रहे थे, और पहले नड्डा जी को नागपुर जाना पड़ा, वहां से भागते हुए नड्डा जी फिर यहाँ पे आए, फिर मोदी जी को जाना पड़ा। तो मेरा एक कहना है कि ये परिवर्तन को इसी रूप में देखना चाहिए। बहुत मीठा मीठा गोल गोल बतियाने से बात बनेगी नहीं। और इसलिए आप देखिएगा कि ये मोदी जी के लिए बहुत ही खराब काल है। जनता में उधर 2024 में झटका दिया, इधर आरएसएस के साथ तनाव उनके बढ़ रहे हैं, और उधर वैश्विक धरातल पे ट्रंप साहब जो व्यवहार कर रहे हैं मोदी जी के साथ, वो सब कुछ इनके विपरीत जाता हुआ दिख रहा है। ये इस पे हम लोगों को नजर रखनी चाहिए। अजय शुक्ला जी, मनीष कह रहे हैं कि भाई नड्डा जी भागे भागे गए, वही नड्डा जी जो कह रहे थे कि संघ की जरूरत है ही नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी अब जवान हो गई है, सशक्त है, बाहुबली हो गई है। तो क्या संघ ये चाहता था कि पहले उसी आदमी को भेजो भाई, जरा उसको हम देखें यहाँ बैठा के मुख्यालय में कि भाई बड़ा कितना बड़ा हो गया है। तो पहले नड्डा जी गए, फिर आए, फिर कोई संदेश आया, फिर गए। तो ये क्रोनोलॉजी मनीष बता रहे हैं, इस बात में कितना दम है अजय शुक्ला जी? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, मनीष जी जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं। और मेरा ये मानना है कि देखिए ऐसे आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा महेंद्र जी ने कि जब संघ बुलाता है तभी जाते हैं, और संघ ने क्यों बुलाया है यह भी वो बता रहे हैं ऑफिशियली। अब अनऑफिशियली जो चीजें आ रही हैं, मैं तो उसी पे चर्चाओं पे बात, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें तो यही आ रहा है कि हाँ कुछ नया पक रहा है। अब नया पक रहा है वो तो लोग बता पाएंगे, महेंद्र जी बताएं या और जो उनके लोग हैं बताएं, लेकिन बाहर तो यही चल रहा है कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा है कि अब पार्टी को नया अवतार लेने के लिए जरूरत है कि कुछ बदलाव किए जाए। और उस बदलाव में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी का अध्यक्ष भी बदले, शासन में भी बदलाव हो और चीजें बदले, जिससे अब यह सफाई दी जा सके कि नहीं, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जिन बात के लांछन लग रहे हैं, उनसे पल्ला झाड़ लिया है। और ये इतिहास गवाह है। मैंने कल्याण सिंह जी को व्यक्तिगत तौर पे देखा है और मैं निजी तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और कल्याण सिंह जी को हटते हुए भी देखा है और हटाते हुए भी देखा है कैसे उनको विवश किया जा रहा था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा कि नहीं, जिसे मैं चाहता हूं वो मुख्यमंत्री बनेगा, और वो बने भी राम प्रकाश गुप्ता। और उसके बाद में नरई में अपना वो टेम्पो स्टैंड वहां का नहीं हटवा पा रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए, खुद ही हट गया। तो वो घटना आपको भी याद होगी। जी। तो वो स्थिति कि वही दिवाकर त्रिपाठी दौड़े दौड़े गए, जो दिवाकर त्रिपाठी कह रहे थे कैसे हट सकती है गुप्ता जी, वो तो नियत स्थान है। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये आसान नहीं है। आज जो कह रहे थे जरूरत नहीं है वो भागे भागे जा रहे हैं। जो अपनी ऐंठ में थे, दिल्ली भी आते थे मोहन भागवत, तो भी उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझते थे, आज क्यों भाग के जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा कि संघ में कोई सोचता नहीं है कि क्या है, वहां तो बस निर्देश आ गया, आंख बंद के कान बंद करके सब कुछ करके उसी पे करना है। तो यानी यदि वहां से निर्देश आ गया तो ये वही करेंगे। जो बात मैंने बताया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह गए हैं कि सब खत्म कर दिया जाता है, वही देखिए, वही सुनिए, वही करिए जो कहा जा रहा है। तो साहब वही चीज तो हो रही, और उसी लिए गए थे अब, क्योंकि अब यह संकेत हो गया है कि यदि आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी
तो हमें समझाना भी आता है। जी महेंद्र प्रताप सिंह, ये तो अजय शुक्ला ने बहुत सारी बातें आप वाली कह दी कि वो कह रहे, संघ कह रहा कि हमें अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आए तो हम समझा देंगे। और इसका एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। उमा भारती को हटना था, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, चित्रकूट में 7 दिन का चिंतन शिविर था, सुदर्शन जी चीफ थे, मोहन भागवत डिप्टी चीफ थे। मैं उस संघ के चिंतन शिविर को कवर कर रहा था। राम माधव संघ के प्रवक्ता थे। बार बार ये होता था कि अब आज उमा भारती से संघ नाराज है। आडवाणी जी गए मनाने सुदर्शन जी को, सुदर्शन जी ने भाव नहीं दिया, आडवाणी जी नाराज होकर चले गए। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने खुद सवाल पूछा कि भाई उमा भारती से क्या संघ नाराज है? तो राम माधव ने मुझसे कहा, क्या आप स्वयंसेवक हैं? क्या आप अंदर वहाँ थे? आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं स्वयंसेवक हूँ। तो उन्होंने कहा संघ क्या चीख चीख कर कहे कि मैं उमा भारती से नाराज हूँ? तो संघ इसे कहता कि हाँ नाराज हूँ, क्या मैं चिल्लाऊँ कहूँ कि हाँ नाराज हूँ? और उमा भारती नहीं, फिर वो नहीं हो पाई। अंत में वो बाबूलाल गौर को बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को बना दिया, उमा भारती नहीं। तो संघ इसी तरह चलता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके का ठोस है संगठन में? चलिए मान लीजिए सरकार में मोदी जी अच्छे स्वयंसेवक हैं, सरकार को बहुत अच्छा चला रहे हैं, इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन उमा भारती भी कह रहे हैं कि भाई ये तो गांधी और नेहरू का मॉडल लाओ। ये क्या मसला है महेंद्र प्रताप सिंह? देखिए, उमा जी का जो कथन है उसको मेरे को लगता है थोड़ा अपन ने गलत वो ले लिया है। उमा जी का ये कहना है कि गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज की बात, वो पंचायत की बात करते थे, और नेहरू जी जो करते थे औद्योगिक विकास की बात करते थे। तो उनका कहना यह था कि इन दोनों का जो मिश्रण है उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। तो मेरे को लगता है सरकार लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि गांधी का ग्राम स्वराज भी हो और नेहरू का औद्योगिकरण भी हो। गांधी और नेहरू दोनों रिफ्लेक्ट करने चाहिए हमारी नीतियों में। जी, तो मेरे को लगता है देखिए ये सरकार उसी गलत दिशा कहा में लिया, आगे बढ़ रही है। जो वो कह रहे हैं वही हम बता रहे हैं, उसी पे आप विश्लेषण कर रहे हैं। गलत तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लिया। बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने ठीक समझा होगा, लेकिन उमा जी का जो कथन है, उनका कहना है कि ये जो एक समन्वय की नीति है, इस पे औद्योगिकरण भी अगर आपको करना है तो एक समन्वय के साथ करना पड़ेगा कि ग्रामीण उद्योग भी पनपे और आप जो बड़े उद्योगों को चाह रहे हैं वो भी आए। तो मेरे को लगता है सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, देखिए जो हवा चल रही है, जो चर्चा चल रही है, जो बात चल रही है, तो कथन बिल्कुल वही है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। एक बात इसको समझिए आप, ठीक है? नवरात्र है, आप कहूंगा उसी भाषा में कह रहे हैं, नवरात्र वाली में। जी, नवरात्र के जगराते की भाषा में आप कह रहे हैं चलो बुलाया माता ने बुलाया है। जी, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जितनी चर्चा चल रही ना, आप देखिए इससे हटके निर्णय होगा। मैं ये आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। अच्छा। जितने नाम चल रहे हैं, जितनी चर्चा चल रही है, हाँ। इनसे हटके निर्णय होगा, और निर्णय जरूर होगा। अच्छा। निर्णय जरूर होगा, लेकिन हटके होगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। आज मैंने इसको रिकॉर्ड करवा लिया है, और जब निर्णय आएगा तो मैं इसको चलाऊंगा कि महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था निर्णय जरूर होगा, हिसाब होगा, जरूर होगा, लेकिन अब नाम कौन होगा ये पता नहीं। मेरे पास बस कुछ सेकंड बचे हैं। खेमचंद शर्मा भाई, अभी उमा भारती की चर्चा हुई तो वो दीनदयाल और हेडगेवार का भी मॉडल बता सकती थी, गांधी और दीनदयाल का ही मॉडल बता सकती थी। उनको नेहरू में क्यों पकड़ लिया उमा भारती जी ने? क्या आप लोगों ने पार्टी वार्टी से निकाल दिया उनको क्या आजकल? दीनदयाल जी का मॉडल ऑलरेडी अंत्योदय का मॉडल चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं थे, तो गवर्नमेंट का उन्होंने एग्जांपल दिया है। और उसकी बात, अरे गांधी जी कौन गवर्नमेंट में थे? गांधी जी कौन सा गवर्नमेंट में थे शर्मा जी? आप भी बिल्कुल सीमेंट लेके लेपते रहते हो। अरे कभी तो ठीक बोल दिया करो। बोलो दुर्गेंद्र जी, ये मेरा काम है, आपके अनुसार तो मैं चेंज नहीं होऊंगा। ना बिल्कुल नहीं। जो जवाब देना चाहूंगा आप दीजिए। मुझे जो कहना मैं भी कहूंगा, आपको जो कहना आप भी कहिए। बोलिए। पर लेट बी कंप्लीट ना, आप अपने बात में कहिए, मेरे अलावा आप दूसरों को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। अजय जी ने कहा कि संघ इस तरीके से चाल चलता है कि वो सोच को खत्म कर देता है। मैं आपको बताऊं कि सोच को खत्म नहीं करता, वो बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति का निर्माण करता है, और वो व्यक्ति देश को आगे ले जाने का काम करता है, विकसित राष्ट्र बनाने का काम करता है, अच्छा नागरिक समाज में हर तरीके की अच्छी एक्टिविटी लाने का काम करता है। तो संघ के बारे में ऐसी ऊंची टिप्पणी उचित नहीं है। रही बात संघ और बीजेपी में, तो संघ एक मार्गदर्शक की तरह है। बीजेपी के
डे टू डे कार्य में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करता। चुनाव चल रहा है, अपनी तरीके से चल रहा है, चलता रहेगा, और जब चुनाव हो जाएगा तो अध्यक्ष का भी, आप जैसा कहा है महेंद्र जी ने, अच्छा निर्णय होगा, जल्दी निर्णय होगा, लटकेगा नहीं, और बहुत जल्दी भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि इसमें 2-4-5 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, 2-4-5 महीने तो लग ही नहीं सकते। 2-4-5 महीने में तो बहुत कुछ और बदल जाएगा। अध्यक्ष तो छोड़िए आप। विजय यादव, एक छोटी सी टिप्पणी कि अब 2-4-5 नाम लोगों ने चला दिए, ये वो। हाँ, बोलिए अजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय जी, कुछ नाराज हो रहे हैं क्या? दुर्गेन जी, इन्होंने बोला तो एक लाइन में बोल दूं। हाँ। कि सबसे बड़ी चीज ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। देखिए, उन्होंने लिखा था और महेंद्र जी ने उस बात को डिटो कर दिया था कि साहब जो हमारे यहाँ निर्देश आ जाता है वही देखा जाता है, बाकी कुछ सोचा नहीं जाता। अब आप बी शंकर को आपने कोट कर दिया। अब वो बी शंकर को कोट कर दिया, पता नहीं कहां से आप ढूंढ कर ले आते हैं। विजय यादव, तो क्या, जैसा कि अभी महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाई बदलाव तो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ, जो आज संघ का तो खैर हरदम अनएक्सपेक्टेड रहता है, मोदी की बीजेपी में भी कुछ अचानक हो जाता है, तो वो कह रहे हैं जितने नाम ले रहे हैं आप, संजय जोशी, फलाजी, डिकाजी, ये कुछ नहीं, कुछ और हो गया। विजय यादव, अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहा हूं आपको। आवाज नहीं आ रही विजय यादव। आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए जल्दी से। जो दिखता है होता नहीं है। बीजेपी और संगठन और सरकार दोनों में कुछ न कुछ तो होगा जरूर। अरे संजय जोशी क्या करेंगे? फिर उसी नॉर्थ एवेन्यू के पार्क में बैठे बैठे भजन करेंगे, जिसमें 2014 से कर रहे हैं नॉर्थ एवेन्यू में। होगा भजन। अब भजन करने का दिन उनका खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, भजन नहीं करेंगे वो। चलिए, मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में। नहीं, मैं बस एक लाइन 2 लाइन कह देता हूं कि वैसे जो गुजरात के जमाने से ही मोदी जी की जो कार्यशैली है वो बहुत सर्वसत्तावादी है, वो अधिनायकवादी किस्म का है, और आरएसएस का जो सांगठनिक जो ढांचा है उसकी जो कार्यशैली से वो 2002 के बाद से ही टकराती रही है। वहां भी जब वो भाजपा मजबूत हो रही थी तब आरएसएस थोड़ा कमजोर हो रहा था। तो वो मोदी जी जब कमजोर हुए हैं तो वो जो टकराहट, जो गुस्सा, जो टकराहट, जो इस तरह की चीजें वो सतह पे आ रही है। बस इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा, अजय शुक्ला, महेंद्र प्रताप सिंह, विजय कुमार यादव, खेमचंद शर्मा, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, सुना और समझा। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच का मसला है, लेकिन इस कार्यक्रम में, इस मंथन में एक सार तत्व ये निकला कि परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित होगा, आश्चर्यजनक होगा। नमस्कार।